नमस्कार दोस्तों, हाल ही एनसीईआरटी ने जब अपनी कुछ किताबों से मुगलों का चैप्टर हटाने का फैसला किया तो इसे लेकर हर तरफ सनसनी मच गई। कुछ नेताओं का कहना था कि मुगलों ने देश के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उन्हें याद रखा जाए या उनके बारे में आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाए। पर क्या वाकई ऐसा है? मुगलों को जितना बुरा बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है, क्या वो वाकई वैसे ही थे? क्या उन्होंने हमारे देश को सिर्फ लूटा है और उनके राज में हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है? आज भी बहुत से राजनेता हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए मुगलों की बहुत खराब छवि हमारे सामने पेश करते हैं। मुगलों की जो छवि हमारे मन में है, उसके बाद बहुत से लोग ये सोचते हैं कि काश मुगल कभी भारत ना आए होते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुगल भारत ना आते तो आज भारत कैसा होता? मुगलों के भारत ना आने से भारत को फायदा होता या नुकसान? और क्या मुगल भी अपने से पहले आए विदेशियों की तरह महज एक लुटेरे थे? ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मुगल की बात करें तो मुगल एक फारसी शब्द है जिसका इस्तेमाल मंगोलों के लिए किया जाता था। मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थी। इसी जनजाति के नाम पर ही आज के मंगोलिया देश का नाम पड़ा है। मुगलों के भारत आने की कहानी बाबर की महत्वाकांक्षाओं के साथ शुरू हुई थी। फरगना के शासक बाबर को भारत का आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था, जिसके बाद उसने भारत आकर 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। वो भी दूसरे बहुत से आक्रमणकारियों की तरह भारत को लूटने और जीतने के इरादे से ही आया था, लेकिन भारत की खुशहाली और समृद्धि को देखकर उसने भारत में ही रहने का मन बना लिया। बाबर का बचपन का सपना समरकंद में रहने का था, लेकिन भारत आकर वो यहीं का होकर रह गया। भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उसके पोते अकबर को मिला था, लेकिन समरकंद यानी उज्बेकिस्तान में आज भी बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को है। 1526 में बाबर से शुरू होकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों ने 1707 तक राज किया। जब मुगल भारत में आए तो उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में संघर्ष चलता रहता था, और इसी का फायदा उठाकर समय समय पर भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने कई हमले किए। मगर मुगलों के आने के बाद भारत टुकड़ों में ना बटकर एक ही सत्ता के नीचे यूनिफाइड हो गया। सिर्फ इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो हो सकता है भारत आज बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में बटा होता। अकबर और उसके बाद के सभी मुगल शासक तो भारत की जमीन पर ही पैदा हुए, बल्कि बहुत सी मुगल बादशाहों की माताएं राजपूत राजकुमारियां थी। इसीलिए मुगलों को विदेशी कहना और उन्हें भारतीय ना मानना पूरी तरह से सही नहीं होगा। अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता की, उन्हें प्रशासन में ऊंचे पदों पर रखा और राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी इस नीति का पालन किया और इन सब की कई हिंदू रानियां भी थीं। 16वीं और 18वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। उस समय मुगल दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर शासक थे। मुगलों की शान शौकत को देखकर भारत आए फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर ने कहा था, दुनिया के हर कोने से सोना और चांदी हिंदुस्तान में आ गए हैं। अकबर के समय में दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा भारत में पैदा होता था। उस समय अकबर ब्रिटेन की महारानी से भी कई ज्यादा दौलतमंद था। व्यापार को बढ़ाने में भी मुगलों का अहम योगदान रहा। उन्होंने भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया, नदियों और समुद्र में जहाज चलवाए, साथ ही बड़े बड़े बंदरगाह भी बनवाए। व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से बेकार के करों को भी खत्म कर दिया था, जिससे उस समय भारत के बने सूती कपड़े, रेशम और नमक, मसालों को भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जिससे भारत में रह रहे हिंदुओं को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उस समय व्यापार का ज्यादातर हिस्सा हिंदू व्यापारियों के पास था। इसलिए व्यापार के बढ़ने से हिंदुओं की समृद्धि हुई। मुगलों के समय में भारत 24.44% जीडीपी के साथ दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर अधिकार जमाने के बाद 1870
1970 में भारत की जीडीपी पूरे दुनिया की जीडीपी का 12.25 ही रह गई थी, जो कि अंग्रेजों के राज में धीरे धीरे करके घटती चली गई। इसके अलावा मुगलों ने भारत में बहुत सा निवेश भी किया। उन्होंने भारत में बहुत से वर्ल्ड क्लास के मॉन्यूमेंट्स बनवाए। अगर मुगल भारत में ना आए होते तो शायद 2019 में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर भारत की जीडीपी में 108.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का सहयोग नहीं कर पाता। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 3 सालों में ताजमहल से 152 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथ ही शाहजहां के द्वारा बनवाए गए लाल किले और हुमायूं के मकबरे से हर साल 6 करोड़ की कमाई होती है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आप ये कह सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो आज भारत के पास लाल किला, आगरा का किला, हुमायूं का मकबरा और दुनिया भर में मशहूर ताजमहल नहीं होता। मुगलों ने कला और शिल्प में भी अपना योगदान दिया था, चाहे वो चित्रकला हो, वास्तुकला हो, लकड़ी की कारीगरी हो या दूसरे मेटल वर्क्स हो। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा हथियार बनाए जाते थे और उनकी सप्लाई दुनिया भर में होती थी। मुगल अपने साथ कई मुगलई खाने भी लेकर आए, जिसमें बिरयानी, हलीम, कोरमा और कोफ्ते जैसे खाने आज भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों, अगर मुगल भारत नहीं आते तो जरूरी नहीं कि भारत पर किसी हिंदू राजा का ही शासन होता। हो सकता है भारत अलग अलग रियासतों में ही बटा रहता, या फिर नहीं। इतिहास के किताबों से कुछ चैप्टर्स हटा देने से इतिहास बदला नहीं जा सकता। इतिहास के सभी पहलुओं को जानना और समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुगलों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।